नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही टिपिकल चैप्टर में से एक है और इस चैप्टर का मेरे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं इस चैप्टर का। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे कहते हैं कि एक बार में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट समझ ही नहीं आता और इसे कई बार पढ़ना पड़ता है, समझ नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए इंसान को एक बार क्या दो बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर ये चैप्टर समझ आता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल बकवास। तो आज आपको मैं बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर जो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, अच्छे ढंग से समझिएगा, कंसेप्ट को फॉलो करिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आज से 5 साल बाद भी अगर आप बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर पढ़ोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इसके कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझिए, इसको शिद्दत से समझिए तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप में से कई बच्चे, अब बॉयज़ तो वो क्रिकेट खेलते होंगे, गर्ल्स तो नहीं खेलती, तो तब भी क्या पता आइडिया हो। तो जब क्रिकेट खेलने के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर कई बार जैसे होता है शर्त वगैरह भी लगाई जाती है, तो उसमें क्या जाता है तो गलत है। तो उसमें क्या होगा कि एक टीम जो बैटिंग वाली टीम है उनके साथ एक पर्सन जो होगा वो स्कोर नोट करने के लिए एक बंदा होगा। बैटिंग वाली टीम का बंदा, एक बंदा जो होगा वो स्कोर नोट करेगा, एक बॉल पर इस बॉल पर कितने स्कोर हुए वगैरह वगैरह। जो बॉलिंग वाली टीम है उनके लिए जरूरी नहीं है स्कोर नोट करना, बट कई बार बॉलिंग वाली जो टीम होगी वो भी स्कोर नोट करती है। और जब बैटिंग एक ही कंप्लीट हो गई है उसके बाद स्कोर टैली करते हैं। अब देखो एक ही चीज है, टीम ए ने बैटिंग की, टीम ए ने स्कोर नोट किया। ऐसा कई बार हुआ भी होगा, आपने नोट किया होगा, टीम ए ने कहा कि 180 स्कोर है और टीम बी जो बॉलिंग वाली टीम थी वो कहते हैं कि 180 तो है नहीं है, इट इज 168 या 172। तो एक ही चीज को दो लोगों ने रिकॉर्ड किया तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसी वे से बैंक रिकन्सिलेशन में क्या होता है, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन को, एक ही चीज को बैंक वाले भी नोट करते हैं और जिसका अकाउंट है वो भी नोट करता है, वो पर्सन भी नोट करता है। जैसे मैंने क्रिकेट मैच में बताया कि रिजल्ट शुड बी सेम। अगर कोई वेरिएशन आई है वो उस वेरिएशन को ढूंढेंगे और उसको रिकंसाइल करेंगे। वैसा ही कुछ हम बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर में करने जा रहे हैं और जो आसानी से हो जाएगा। अब इसमें क्या जाता है कि जैसे आप देखते हैं कि कैश बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैश बुक में क्या होता है, ये जैसे कैश बुक का फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने शॉर्ट में बनाया है। तो कैश बुक में क्या जाएगा, ये डेबिट साइड आ गई। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में हम कैश बुक में जितनी भी इनकम्स होती हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं। जितनी भी इनकम्स होंगी डेबिट साइड में, इनकम्स या रिसिट्स जो होंगी वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इस डेबिट का बैलेंस इंक्रीज होता है, डेबिट का बैलेंस इंक्रीज होता है। ऑल रिसिट्स, ऑल इनकम्स ऑन द डेबिट साइड और उससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इधर डेबिट है। क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस लेते हैं या पेमेंट्स लेंगे, एक ही चीज आ गई। और क्रेडिट में एक्सपेंसेस या पेमेंट्स लिखेंगे तो उससे कैश बुक का बैलेंस कम होगा। ये आपको मैं कैश बुक थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। नेक्स्ट वन इज पासबुक। पासबुक क्या है, पासबुक और कुछ नहीं है, हमने मेरा जो बैंक में अकाउंट है, मैंने बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन किए मैं भी नोट कर रहा हूं एज ए बैटिंग टीम और वहां पर बैंक भी नोट कर रहा है एज ए बॉलिंग टीम। दोनों नोट कर रहे हैं और दोनों का रिजल्ट लास्ट में सेम होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट लास्ट में सेम होना चाहिए। पासबुक में क्या होता है,
पासबुक में क्या आ जाएगा? अब मेरे को बहुत से बच्चों के फोन कॉल्स मैसेजेस आए हैं, तो कहते हैं कि जब हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। अब अकाउंटिंग में मैंने आपको जो बताया था, एक क्या चीज मैंने कंसेप्ट आपसे अकाउंटिंग में मैंने शेयर किया था कि इन अकाउंट्स फॉर सेम एंट्री it is debit for one person and it is credit for the another person। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है? इट इज डेबिट फॉर वन पर्सन, मैंने किसी से पैसा लिया, ठीक है, तो मैंने कैश को डेबिट, एक को डेबिट किया तो दूसरा मेरे को क्रेडिट करेगा। अगर मैंने एक को डेबिट किया, दूसरा मेरे को क्रेडिट करेगा। मैंने उधार पर सामान खरीदा, उसको मैंने पैसा देना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, मैं उसको क्रेडिट करूंगा। और जिससे मैंने उधार पर लिया, उसके लिए मैं एसेट हूं, उसने मेरे से पैसा लेना है, तो वो अपनी बुक्स में डेबिट करेगा। मैंने क्रेडिट किया, उसने डेबिट किया। अगर मेरा क्रेडिट है, उधर डेबिट होगा, अगर उधर क्रेडिट होगा तो इधर डेबिट होगा। फॉर एवरी डेबिट दे विल बी क्रेडिट। तो वही लॉजिक जो हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, मेरे अकाउंट में किसने पैसा जमा किया, कुछ पेमेंट्स हुई, सेम लॉजिक चलेगा। अभी पासबुक में क्या होता है बेटा? ये रिवर्स होता है। मैंने बैंक में जब पैसा जमा किया, जब हम इसकी बात करते हैं कैश बुक की, तो हम बैंक कॉलम की बात करेंगे। कैश बुक में कैश अकाउंट भी, कैश कॉलम भी बनता है, बैंक कॉलम भी बनता है। अभी मेरे को जो कंसिडर करना है, दैट इज ओनली द बैंक पार्ट। तो जब मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो कैश बुक में मैं इधर डेबिट में लिखूंगा, ठीक है। मेरे लिए ये पैसा क्या है? एसेट है, बैंक में जमा किया। अब बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक में पैसा जमा किया, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है मेरे प्रति। बैंक के लिए क्या बेटा? बैंक के लिए लायबिलिटी है मेरे प्रति, क्योंकि बैंक ने वो पैसा मेरे को देना है। तो बैंक में क्या होगा? बैंक में अगर मैंने डेबिट किया, तो बैंक क्या करेगा उसको? मैंने अगर यहां पर बेटा डेबिट किया, इनकम, ठीक है, यहां पर इनकम आई, तो पासबुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पासबुक में बेटा वो कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मेरी जो इनकम कैश बुक में डेबिट में है, तो वही इनकम पासबुक में क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ये एसेट है, यहां पर लायबिलिटी है। यहां पर अगर क्या है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, वो मेरे लिए क्या बन गया बेटा? इट बिकम्स एसेट फॉर मी, ठीक है। और बैंक के लिए बेटा वो क्या बन गई? बैंक के लिए वो बन गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। फॉर मी इट इज एसेट, फॉर बैंक इट इज लायबिलिटी। मेरे लिए जो इंक्रीज इनकम, मेरी जो इनकम है, पासबुक क्या है? मेरा ही अकाउंट वहां पर लिखा हुआ है, बट वहां पर रिवर्स उल्टा होगा। अगर यहां पर इंक्रीज हो रहा है डेबिट में, तो पासबुक में वो क्रेडिट में होगा। पासबुक में बेटा वो क्रेडिट में होगा। तो पासबुक में डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में बेटा क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस लिखेंगे या पेमेंट्स लिखेंगे। तो उससे क्या होगा? पासबुक का बैलेंस कम होगा। और पासबुक के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? इनकम्स या रिसीट्स। जो मैंने पैसा जमा किया, तो कैश बुक में मेरी डेबिट में शो होगा और पासबुक में मेरी क्रेडिट में शो होगा। मैंने दोनों अप्रोच से आपको जो समझाया अभी, ठीक है बेटा। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि ये पासबुक क्या होती है, और ये जो रिकंसिलिएशन, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये क्या बनाना जरूरी है। अब बैंक में आप देखेंगे दो प्रकार के कस्टमर्स होंगे। एक होता बिजनेसमैन होगा, एक होंगे कोई और पर्सन जो नॉर्मल, जिनका सेविंग अकाउंट होगा। मेरा अगर बिजनेस है तो उसमें मेरी डेली की कई ट्रांजैक्शंस होंगी, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो यूजुअली करंट अकाउंट ओपन करते हैं, वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते। सेविंग अकाउंट में मंथ में 4 या 5 एंट्रीज अलाउड होती हैं, बट बैंक में तो डेली के बेसिस पर 10, 20, 30 जो एंट्रीज होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी। सो दैट्स वाई जो बैंक्स वाले जो बिजनेसमैन होता है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, और नॉर्मल पर्सन वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं जिनका सेविंग अकाउंट है, वो यूजुअली, जैसे अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आप क्या जब बैंक में जमा करते हो, आपने घर में कोई बुक्स वगैरह लगाई है, कोई आप रिकॉर्ड करते हो कहीं,
आपने वो जो स्लिप पर पैसे लिखे बैंक में जमा किए, बैंक वाले ने स्टैंप लगाकर वापस कर दिया, वो स्लिप आप घर में कहीं रख दोगे, बस आप उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे, नोट डाउन नहीं करोगे। बट जो बिजनेसमैन है वो जब करंट अकाउंट ओपन करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में लिखते हैं। तो फॉर कस्टमर इफ नॉट बिजनेस देन इट इज ऑप्शनल। उनके लिए ऑप्शनल क्या है? अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, नोट डाउन करना। बैंक के लिए तो बेटा ये कंपलसरी है। बैंक के लिए क्या है? इट इज कंपलसरी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी बैंक को वो नोट डाउन करना ही है। बट कस्टमर के लिए ऑप्शनल है। बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा करता है, बाकी जो पर्सन होंगे वो उन पर निर्भर करता है, वो अपने बुक्स ओपन करे नहीं करे, उनको नोट डाउन करे या नहीं करे। तो जो मैं बैंक के पास गया और बैंक ने मेरे को जब अकाउंट ओपन किया, बैंक ने एक पासबुक मेरे को दे दी। पासबुक भी हम कह सकते हैं, और कई बार पासबुक तो नहीं होती, बैंक्स वालों के पास हम जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमें अकाउंट की स्टेटमेंट दे दीजिए। तो स्टेटमेंट यूजुअली सेविंग में कई बार स्टेटमेंट दे दी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स इशू कर दी जाती है। और दूसरा मैंने अभी आपको क्या बताया, पासबुक आ जाएगी। तो पासबुक जो है वो कैश बुक का उलट, रिवर्स। जो कैश बुक में डेबिट है वो पासबुक में क्रेडिट है, जो कैश बुक में क्रेडिट है वो पासबुक में डेबिट आ जाएगा। तो मैंने जो डेबिट किया कैश बुक में वो मेरी पासबुक में क्रेडिट होगा, और जो मैंने क्रेडिट किया कैश बुक में वो पासबुक में डेबिट होगा। इसीलिए जब एटीएम या बैंक वालों की तरफ से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच मनी, क्रेडिटेड का मतलब क्या आ गया? क्रेडिटेड का मतलब बैंक वालों ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया, मेरे बैंक में पैसा जमा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को उन्होंने क्या बोला कि सर जब हमने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमने पैसा जमा किया तो कैश बुक में तो पैसा डेबिट होना चाहिए, मगर हमने पैसा जमा किया, बैंक के वहां से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अरे भैया कैश बुक में तो डेबिट किया, बट बैंक वाले क्यों बोल रहे हैं क्रेडिटेड? बच्चा घबरा जाता है, और कई बच्चों ने मेरे को इसी वजह से कई क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बेटा अगर वहां पर बैंक ने क्रेडिट किया तो क्रेडिट क्या हुआ? मेरा अकाउंट कम नहीं किया, मेरा अकाउंट इंक्रीज हुआ। मेरे को आपने पीडीएफ के लिए पैसे भेजे, मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहे हैं, मेरे को मैसेज आ रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच मनी। तो क्रेडिट का मतलब अगर पासबुक में क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में डेबिट हुआ, मेरे को वो पैसा मिला। अगर बैंक ने कोई पैसा मेरे से काटा है, कोई डिडक्ट की, एक्सपेंसिव डिडक्ट की है, तो वहां पर मेरे को मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब क्या आ गया? मेरा बैंक का बैलेंस कम हुआ, तो वो मेरे लिए खर्चा है। पासबुक में खर्चा डेबिट में, और कैश बुक में खर्चा क्रेडिट में आ जाएगा। कैश बुक में खर्चा क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है कि आप थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, थोड़ा मुझे भी ब्रीदर मिल जाए। So bank reconciliation statement is prepared to show the items of difference between the bank balance as shown by the bank passbook, जो बैंक पासबुक के द्वारा जो बैलेंस शो किया गया है, एंड द कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे को प्रिपेयर किया जाता है व्हेन बैंक रिटर्न्स द पासबुक आफ्टर कंप्लीटिंग एंट्रीज इन इट और इशू बैंक स्टेटमेंट। जो मैंने आपको कहा था कि या तो पासबुक में एंट्रीज कर देगा या फिर वो मेरे को बैंक स्टेटमेंट इशू करेगा। अब इसमें अंतर क्यों आ जाता है? टाइमिंग एरर आ जाता है, या कोई और टाइमिंग डिफरेंस, या फिर कोई और एरर आ जाता है। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, अब हम लास्ट में let it be on Friday or on the last, usually bank reconciliation statement on the last day of the month बनाई जाती है। ये टैली किया जाता है कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बैंक के बैलेंस के साथ टैली करता है, नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि मेरा जो कैशियर है उसको मैंने पैसे दिए, जाओ भैया बैंक में जमा कर दो, उसने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, बट
उसने बैंक में पैसा ही जमा नहीं किया। सेठ जी बड़े खुश हैं, पैसा जमा हो रहा है, पर पैसा कैशियर के अकाउंट में जमा होता जा रहा है, वो हेरा फेरी करता जा रहा है। तो इसमें जब सेठ जी पता करेंगे कि पासबुक में जो बैंक का बैलेंस कुछ और है और कैश बुक का बैलेंस कुछ और है, तो फ्रॉड्स, एरर्स, इन सब को डिटेक्ट कर दिया जाता है जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सिर्फ बैलेंस को मैच करने के लिए ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है और मेन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है ये, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट अगर अकाउंटिंग के काम में आता है, कुछ अकाउंट्स का काम सीखता है, उनके लिए प्रैक्टिकल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसाइल करना आना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बेटा इसमें क्या बताया मैंने, बैंक्स के लिए जितने भी ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, कस्टमर के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बिजनेसमैन यूजुअली ये सब स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बैंक हमें एक पासबुक इशू करता है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है वो बैंक ने नोट की होंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन मेंटेन करता रिकॉर्ड इन कैश बुक जो बैंक कॉलम में होता है। इन अकाउंट्स जैसे मैंने बताया, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट, अगर एक डेबिट है तो उसका ऑपोजिट क्रेडिट भी होगा। अगर मैंने किसी को डेबिट किया किसी का अकाउंट को, तो उसने मेरे को क्रेडिट किया होगा, तो वो रिवर्स होता है। तो वही चीज हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बेटा चलेगी। कैश बुक में क्या बताया, डेबिट साइड में क्या जाता है, इनकम्स, जो इनकम्स आ जाएंगी, रिसिट्स आ जाएंगी, और डेबिट में अगर हम लिखते हैं तो उससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होता है। क्रेडिट में एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, उससे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। और पासबुक में बेटा डेबिट में खर्चे आते हैं, उससे बैलेंस डिक्रीज होगा। क्रेडिट में इनकम्स आती हैं, या हम कह सकते हैं लायबिलिटी आ गई, तो उससे हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ये वाला जो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यही सबसे मेन आगे, पहले तो आपके लिए एक बेस जो बनाई, वो बेस अगर अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बेटा मैंने जो लिखा, डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जो डेबिट होगा उसको हम प्लस लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको माइनस। मैं प्लस और माइनस के कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा। ये अकाउंटिंग का मैंने भी क्या बताया, एक हिस्सा ही नहीं है, प्रॉपर अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको डेबिट क्रेडिट से नहीं पढ़ेंगे, इससे हम प्लस और माइनस से, आम लेमैन लैंग्वेज से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, कम हुआ तो क्या करेंगे, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये चीज बस याद रखिएगा। जो ये मैं 4 आइटम्स बता रहा हूं और एक ये वाला पार्ट आ गया, ये इतना आप लोगों को अगर याद हो गया, समझ आ गया, तो जब इसके बाद आगे कंसेप्ट समझाऊंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में जो बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है बेटा, फेवरेबल। कैश बुक में भी मैंने समझाया था, कैश बुक में यूजुअली डेबिट में ही आता। अगर ओडी होता था, ओवरड्राफ्ट, तो उसको हम क्रेडिट में लिखते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओवरड्राफ्ट होता था तो ओवरड्राफ्ट जो होगा उसको हम अनफेवरेबल का मतलब क्या आ गया कि ओवरड्राफ्ट का मतलब कि हमने पैसा देना है, वो हमारा फेवर में नहीं है, हमारी लायबिलिटी है। सो इट इज नॉट फेवरेबल बैलेंस। इफ इट इज डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस, डेबिट में जो लिखा होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का, उसको हम प्लस आइटम्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा, प्लस के अंडर लिखेंगे। हम आगे प्लस और माइनस के 2 कॉलम बनाएंगे, हम उसको प्लस के अंडर लिखेंगे। जो क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक में, ये भी कैश बुक में है और ये भी कैश बुक में है। जो क्रेडिट बैलेंस होगा, जो अनफेवरेबल बैलेंस होगा, या अनफेवरेबल बैलेंस बेटा कौन सा आता है, ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल मींस बैंक
ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से उधार लिया है। शॉर्ट में मैंने पहले लेक्चर्स में बैंक ओडी को कई बार एक्सप्लेन किया है। तो बैंक ओडी मींस बैंक से उधार लिया है, ये लायबिलिटी है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक में उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओडी एज पर कैश बुक, इसे हम माइनस आइटम्स में लिखेंगे, माइनस वाली साइड में लिखेंगे। कौन सी साइड में बेटा? माइनस। अब इसी वजह से जो डेबिट बैलेंस, जो इधर डेबिट था इधर उल्टा हो जाएगा। डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस जो इधर क्या आ गया था, जो इधर क्रेडिट होगा वो इधर डेबिट होगा पासबुक में। डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो पासबुक में डेबिट में होगा, ठीक है, तो इधर क्या आता है? एक्सपेंस आते हैं ना बेटा, क्या बताया था मैंने? डेबिट में एक्सपेंस। तो जो डेबिट बैलेंस होगा या अनफेवरेबल होगा या ओडी होगा एज पर पासबुक, उससे हम माइनस आइटम्स में लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट मींस इनकम्स, क्रेडिट मींस इनकम्स, यहां पर क्या बताया था? इनकम्स। तो क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, जो पासबुक में क्रेडिट होता है वो फेवरेबल होता है। एज पर पासबुक उसको हम प्लस में लिखेंगे, उसे हम क्या लिखेंगे? प्लस में। मैंने आपको बताया कि जो कैश बुक होगी उसका उल्टा पासबुक में होगा। अगर कैश बुक में डेबिट इज अ फेवरेबल बैलेंस, अगर कैश बुक में डेबिट इज द फेवरेबल बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट जो होगा वो फेवरेबल बैलेंस होगा। क्रेडिट क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस होगा। अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, बैंक ओडी है क्रेडिट वाला, तो पासबुक में डेबिट वाला अनफेवरेबल होगा, ओडी होगा, और वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें मैं अभी इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिटेल्स में आपसे डिस्कस करता हूं। आप पहले इसको अच्छे ढंग से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेकंड लेक्चर भी आपको जल्दी ही जो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा? पहले से आप फॉलो कर लीजिए।